था आपका 1748 में 1748 में निज़ाम उल मुल्क की मौत हो गई। निज़ाम कौन है? हैदराबाद का निज़ाम, जिसने हैदराबाद की स्थापना की, किंग कलिच खान। निज़ाम उल मुल्क की डेथ हो गई, डेथ हो गई। और जैसे ही इसकी डेथ हुई, तो इसकी डेथ होने के बाद में इसके भी उत्तराधिकार पर प्रश्न हुए। जैसे इसके मरने के बाद में सीधी सी बात है, इसका बेटा गद्दी पर बैठेगा। तो इसका बेटा जो था आपका नासिर जंग, वो गद्दी पर बैठ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। कोई दिक्कत है क्या इस बात में? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखना है यहाँ पर दूसरा कर्नाटक युद्ध, सेकेंड कर्नाटिक वॉर। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था साथी हमारा 1749 से लेकर के 1754 तक। कौन कौन से फ्रंट रहे इसमें? फ्रंट देखना, फ्रंट है इसमें सेकेंड कर्नाटिक वॉर में। सेकेंड कर्नाटिक वॉर में दो फ्रंट थे। एक तो मैंने बताया कौन था? निज़ाम। तो यहाँ पर याद रख लेना हैदराबाद, हैदराबाद की हम बात कर रहे हैं। तो हैदराबाद का निज़ाम कौन बन गया निज़ाम उल मुल्क की बात मौत के बाद में? निज़ाम, निज़ाम, निज़ामुल मुल्क का बेटा, निज़ाम उल मुल्क का बेटा नासिर जंग का बेटा नासिर जंग बना, नासिर जंग। ठीक है। सक्सेसर आफ्टर निज़ाम वाज हिज सन नासिर जंग। अब स्थिति सोचो थोड़ा सा, अपने हिसाब से डिसीजन ले। तो जब नासिर जंग निज़ामुल मुल्क का बेटा गद्दी पे बैठ रहा है, तो अनवरुद्दीन को भी इसका साथ देना चाहिए। इसको साथ किसका मिल गया? अनवरुद्दीन का। तो सहयोग किसका मिल गया? अनवरुद्दीन का। मिलना चाहिए या नहीं भाई? उसके बाप के एहसान है उसके ऊपर, और अनवरुद्दीन ने सहयोग किया उसको कि हाँ भाई तुम गद्दी पे बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या आ रही थी क्या गद्दी पे बैठने पे? हाँ, क्योंकि एक और व्यक्ति खड़ा होगा जो बोलेगा नहीं, हैदराबाद का निजाम तो हम होंगे। और दूसरा क्या बोलेंगे यहाँ पर? इसका बेटा हो गया, और इसका जो पोता है, हैदराबाद के निजाम का जो पोता है, उसका नाम था मुजफ्फर जंग। ये नासिर जंग के भाई का लड़का था, मुजफ्फर जंग। इन दोनों के बीच में हो गया उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध किस किसके बीच में? उत्तराधिकार का युद्ध हुआ है आपका, एक तो निजामुल मुल्क का बेटा नासिर जंग है और उसका पोता मुजफ्फर जंग है। अब जरा सोच के विचार करिए, अनवरुद्दीन किसके खिलाफ था? अनवरुद्दीन किसके खिलाफ था? अनवरुद्दीन को किसने हरा दिया था? अनवरुद्दीन का जो बेटा गया था आपका युद्ध लड़ने, उसको किसने हरा दिया था? तो आप कहेंगे फ्रांसीसियों ने, फ्रेंच लोगों के। तो फ्रेंच लोगों के खिलाफ अगर अनवरुद्दीन है, तो यही मौका मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को। उन्होंने कहा भैया पासा पलट लो, और इसी टाइम पर अनवरुद्दीन खिलाफ है तो इनको एक सहयोग और मिला नासिर जंग के साथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी का। EIC लिख रहा हूं मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी अनवरुद्दीन के पक्ष में हो जाती है, तो फ्रांसीसियों के पास कौन सा विकल्प बचा हुआ है? अनवरुद्दीन के साथ तो जा नहीं सकते, और अनवरुद्दीन के साथ भी नहीं जा सकते, और हैदराबाद के निजाम और इन दोनों की एक बात थी, तो इस पक्ष में भी नहीं जा सकते। तो ये इसको जो सहयोग मिला, इसको मिला किसका? आपका फ्रांसीसियों का सहयोग। बस लड़ाई बढ़ गई, फ्रांसीसियों का सहयोग मिला। हो गए ना, दो पक्ष ऐसे ही तो बनेंगे। क्लियर है, कभी भूलने की स्थिति नहीं है इसमें। अब यहां पर चाल चलते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों ने कहा कि यार ये अनवरुद्दीन कुछ ज्यादा दादा नहीं बन रहा है। अनवरुद्दीन कहां का नवाब है? कर्नाटक का। अनवरुद्दीन का कर्नाटक का नवाब होना किस वजह से है? हैदराबाद के निजामों की वजह से। लेकिन भाई साहब एक घटना पर जरा विचार करिए, ये क्या वास्तविक मालिक है इस गद्दी का? क्या अनवरुद्दीन इस गद्दी का वास्तविक मालिक है कर्नाटक के नवाब होने का? आप कहेंगे नहीं। वास्तविक मालिक तो थे कौन कौन? आपका दोस्त अली, उसका जो बेटा था सफदर अली, वो भी मारा गया। साथ में जो सईद है वो भी मारा गया। इसका दामाद तो बचा हुआ है ना, चंदा साहिब। और चंदा साहिब कहां पर है इस समय? मराठों की कैद में। तो फ्रांसीसियों ने एक चाल चली। फ्रांसीसियों ने कहा, फ्रांसीसियों ने कहा निजाम के पोते से, मुजफ्फर जंग से, भैया अगर तुम्हें सच में गद्दी चाहिए, तो गद्दी तो तुम्हें ऐसे नहीं मिल पाएगी। गद्दी तो तुम्हें मिल सकती है, ये जो अनवरुद्दीन यहां पर टांग अड़ा रहा है, इस अनवरुद्दीन के लिए उस चंदा साहिब को वापस लेके आओ, और इसके कर्नाटक की गद्दी पे प्रश्न चिन्ह लगाओ। बोले भाई तू किस हक से कर्नाटक का नवाब बना हुआ है? अगर चंदा साहिब वापस आ गया, अगर चंदा साहिब ने वापस आकर के अपनी गद्दी पर लिए अधिकार मांग लिया, तो ये खुद कहां पर फंस जाएगा अनवरुद्दीन? वहां पर। यहां पर टांग नहीं अड़ाएगा फिर। अब चंदा साहिब तो मराठों की कैद में, तो मराठे क्यों हेल्प करेंगे इसकी? तो मराठे इसीलिए हेल्प करेंगे ना, क्योंकि मराठों को कर्नाटक से बाहर किसने निकाला युद्ध करके? निजाम ने।
और ये किसको, निजाम के लड़के को सपोर्ट कर रहा है अनवरुद्दीन, तो मराठे तो खिलाफ हो जाएंगे या नहीं। इसकी बात समझ में आई, इसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ मराठों के पास में। और उस समय मराठे भी ये चाहते थे कि कर्नाटक में एक कलेश हो, क्योंकि हमारी सेनाएं कर्नाटक से बाहर आ गई। तो इन्होंने मुजफ्फर जंग की जो रिक्वेस्ट थी उसको मान लिया और चंदा साहिब को कैद से छोड़ दिया। अब चंदा साहिब आकर के क्या बोलेगा, तो एक फ्रंट और बन गया। दूसरा फ्रंट क्या बन गया, दूसरा फ्रंट बन गया यहाँ पर, एक तो हैदराबाद के उत्तराधिकार पर प्रश्न है और एक कर्नाटक। इसलिए मैंने कहा दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था उसमें दो डिमांड थी कि एक तो हैदराबाद का निजाम कौन होगा, और कर्नाटक में क्या स्थिति हो गई। अनवरुद्दीन ने सोचा यार ये फ्रांसीसी थोड़े चालू हैं। अनवरुद्दीन वर्सेस चंदा साहिब, हम सब करो, चंदा साहिब की स्थिति क्लियर रहेगी आपको हमेशा। ये मराठों की कैद में था, लेकिन मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों की बात में आकर के इनसे बात करने जाता है मराठों से, और मराठे इसको मुक्त कर लेते। अनवरुद्दीन के पक्ष में कौन है भैया, ऑलवेज ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी तो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इसके बेटे को मार डाला गया उसने युद्ध। और चंदा साहिब के सपोर्ट में कौन आ गए, तुम लेके आओ, हम फ्रांसीसियों ने कहा हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनको गद्दी दिलाएंगे। तो बन गए दो फ्रंट दोनों, या नहीं बने, तो आप कहेंगे हाँ। तो इसी जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है इसमें सबकी सेनाएं आपस में लड़ गई। कोई परेशानी, आया मजा आया नहीं आया, थम्स अप करके बताओ। नहीं तो अगर इतने जटिल चीज को अगर बहुत ध्यान से बार बार चीजों को नहीं पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो। अब आप आंख बंद करके बता दोगे कि अनवरुद्दीन की स्थिति क्या थी, क्यों अनवरुद्दीन खिलाफ हुआ, क्यों अनवरुद्दीन फ्रांसीसियों से नाराज है, और क्यों अंग्रेज और फ्रांसीसियों के दो फ्रंट बने। ठीक है, बात क्लियर हो गई। क्या बोलेंगे फिर यहां पर 1749 में अंबर का युद्ध हुआ। अंबर का युद्ध हुआ, अंबर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ अंबर इन 1749। और इसमें क्या हो गया, अनवरुद्दीन मारा गया, अनवरुद्दीन मारा गया। फिर से किसकी जीत हुई है बताओ, अगर अनवरुद्दीन मारा गया तो अंग्रेजों की या फ्रांसीसियों की। अनवरुद्दीन मारा गया, और 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 अनवरुद्दीन का एक बेटा था, उनका इसके बेटे को मारो, लेकिन वो भाग गया। अनवरुद्दीन का बेटा, अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली, जो पास में एक फोर्ट था मद्रास के पास में, तिरुचिरापल्ली भाग गया। अनवरुद्दीन वाज किल्ड एंड हिज सन मोहम्मद अली रन अवे, वो भाग गया, रन अवे टू तिरुचिरापल्ली, या त्रिची बोले या कुछ भी बोले आप, तिरुचिरापल्ली बोले। तो इस स्थिति में क्या हुआ, फ्रांसीसियों की जीत हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। और जब फ्रांसीसियों की जीत हो गई तो अब मैं एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, फिर वापस लेकर के आऊँ, फिर पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी। मैंने आपको बताया हैदराबाद, हैदराबाद में किस किस के बीच में संघर्ष है बताइए। हैदराबाद में तो आप कहेंगे हैदराबाद में भैया एक तो निजाम का बेटा है नासिर जंग, और नासिर जंग को कौन सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रेंच या इंग्लिश। आसान सी बात है भैया, इसके साथ है ब्रिटिश, ब्रिटिश। दूसरा यहाँ पर जो फ्रंट है वो कौन सा है, तो यहाँ पर है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग के साथ में कौन है, तो मुजफ्फर जंग के साथ में है आपका फ्रांसीसी। कोई इशू तो नहीं इस बात में, बात है तो हाँ जी भैया क्लियर हो गया ना। तो ये नासिर जंग भी आपका, जब ये संघर्ष चल रहा था, नासिर जंग 1750 में मारा गया। तो यहाँ पर भी किसकी जीत हुई है बताओ। आप कहेंगे भैया फ्रांसीसी तो हर जगह आगे हो रहे हैं ये, ठीक है। और साथ में क्या हो गया, कुछ समय बाद में आपका याद रख लेना, जो मुजफ्फर जंग है, मुजफ्फर जंग भी मारा गया। लेकिन फ्रांसीसियों ने क्या किया है, अपना एक नया व्यक्ति को ढूंढ के लेके आए इसकी जगह नवाब बनाने के लिए। और नवाब बनाने के लिए उस समय पर एक आपका स्थानीय गवर्नर हुआ करता था फ्रांसीसियों का, बुस्सी। बुस्सी याद रख लेना, उसने डुप्ले के बाद में फ्रांसीसी कंपनी को चलाया है। तो बुस्सी ने आकर के क्या किया कि जब मुजफ्फर जंग मारा गया, जब मुजफ्फर जंग मारा गया तो मुजफ्फर जंग इसकी जगह फ्रांसीसियों ने, भविष्य में नाम की जरूरत पड़ेगी मुझे आपसे, इसकी जगह फ्रांसीसियों ने सलाबत जंग को, क्या नाम है, सलाबत जंग, इन्हीं का आपका वंशज था, सलाबत जंग को हैदराबाद का निज़ाम बनाया, हैदराबाद का निज़ाम बनाया। बात क्लियर है भाई साहब, कोई दिक्कत कोई परेशानी छोटी सी बात में। तो हैदराबाद की स्थिति में भी आप देखोगे कि कौन विजयी हुए, फ्रांसीसी। और दूसरी चीज मैंने यहां पर बताई, कर्नाटक की स्थिति में भी कौन विजयी हुए आपका, क्योंकि अनवरुद्दीन मारा गया तो आप कहेंगे भैया यहां पर भी फ्रांसीसी कामयाब हुए, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। और इसका बेटा जो है मोहम्मद अली, वो कहाँ भाग गया, तिरुचिरापल्ली। तो अंग्रेजों के पास कौन सा पक्ष बचा हुआ है बताओ, कुछ बचा हुआ है क्या अंग्रेजों के पास में, हाँ या ना। हर फ्रंट पे तो भैया ये हार रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के पास में एक ऑप्शन बचा हुआ है, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो किसका बेटा है, अनवरुद्दीन का, वो भाग के गया आपका तिरुचिरापल्ली।
तो फ्रांसीसियों का तो ये मन था कि जाकर के अंतिम जो जड़ है उसको भी खत्म कर दो। तो अंग्रेजों ने घेरा कहाँ डाल लिया आपका? अंग्रेज सोच रहे हैं कि भाई जाकर के हमको कैसे भी मोहम्मद अली को बचाना है। तो अंग्रेज भी उसको बचाने के प्रयास में और फ्रांसीसी उसको खत्म करने के प्रयास में। तो फ्रांसीसी सेना गई तिरचनापल्ली किले पर। इस समय पर एक आदमी की एंट्री हुई जो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क था। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क था क्लाइव। आप सबने देखा होगा, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लाइव आपका कंपनी में किस हैसियत से आया था। तो वो एक क्लर्क था मात्र। लेकिन ऐसा थोड़ी आपकी बुद्धि डीजीपी में ज़्यादा होगी, कांस्टेबल में ज़्यादा दिमाग नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसी एक स्थिति पर बेहतर निर्णय ले सकता है कोई भी। तो क्लाइव ने वो बेहतरीन निर्णय लिया यहाँ पर, जिसने क्लाइव को फ्यूचर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क के पद से एक गवर्नर तक पहुंचाया। दरअसल में इस समय पर क्या था आपका, जब ये स्थितियां चल रही थी, तो मोहम्मद अली कहाँ पर है बताओ मुझे? मोहम्मद अली कहाँ पर है? तो आप कहेंगे भैया मोहम्मद अली था इस समय पर तिरचनापल्ली, वो भाग गया था तिरचनापल्ली। तो तिरचनापल्ली भाग गया तो फ्रांसीसी इसको कैप्चर करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर पहुंच गई क्या आपका तिरचनापल्ली में फ्रांसीसी सेना। फ्रांसीसी सेना ने इसको क्या कर लिया? घेर लिया। अब ब्रिटिशियर्स सिर्फ इसको ही तो बचा सकते थे, तभी तो लड़ पाएंगे फ्रंट पर, नहीं तो सब फ्रांसीसियों का हो जाएगा। तो यहाँ पर इस समय पर जो अंग्रेज गवर्नर है उसका नाम था सैंडर्स। अंग्रेज गवर्नर कौन था यहाँ पर? उसका नाम है सैंडर्स। और यहीं पर आपका एक क्लर्क की हैसियत से था क्लाइव। क्लाइव तो क्लाइव ने सैंडर्स को योजना बताई कि भाई साहब देखो, मेरी बात सुनो, तुम तिरचनापल्ली पे घेरा डाले हुए हो, फ्रांसीसी सेना भी यहीं घेरा डाले हुई है, आपको थोड़ा ब्रेवरी का डिसीजन लेना होगा, थोड़ी सी आप सब लोगों को सावधानी बरतनी होगी। मुझे बताइए कर्नाटक की राजधानी कौन सी मैंने आपको बताई थी? अर्काट। उसने कहा अर्काट पर किसी का ध्यान ही नहीं है, तुम एक काम करो, तुम तिरचनापल्ली से हटो और अर्काट पर घेरा डाल दो। और ये जो फ्रांसीसी यहां पर आए हैं अभी, जैसे ही इनके कर्नाटक के अर्काट पर घेरा डलेगा ये बेचैन हो जाएंगे कि मोहम्मद अली को पकड़ें या फिर अर्काट पर जो घेरा डला हुआ है उसको कब्जाएं। तो क्या किया यहां पर? तो जब उसने सलाह दी सैंडर्स ने क्लाइव को, उसने कहा भाई साहब तुम ही हो कमांडर इसके, मुझे तुम्हारी चीजें साफ साफ समझ में आ रही हैं, एक काम करो, तुम अब सेना को तुम ही लीड करो, मैं देखता हूं इधर आपका तिरचनापल्ली में, तुम जाओ अर्काट के घेरे पर। तो क्लाइव को इस समय एक कमांडिंग मिल गई, एक योग्य व्यक्ति को इस समय कमांडर बना दिया गया। ठीक है, पद नहीं देखा गया कि इसके पास कौन सा पद है, क्लर्क था, कमांडर बना दिया तुरंत। क्या बोलेंगे क्लाइव ने यहां पर? क्लाइव ने अर्काट, अर्काट जो कि कर्नाटक की राजधानी मैंने आपको बताई, अर्काट का घेरा डाला। अब हो गए ना कंफ्यूज फ्रांसीसी एक डिसीजन से, यार मोहम्मद अली को बचाएं, मोहम्मद अली को मारें, मोहम्मद अली को जो अंग्रेज बचा रहे हैं उसको कैसे कैप्चर करें, और उधर ये अंग्रेज पहुंच गए अर्काट पर भी, तो इनकी सेना बट गई। और यही क्लाइव का उद्देश्य था कि इनकी सेनाएं जो हैं वो बट जाएंगी। और ये 53 डेज तक एक ब्रेव सोल्जर की तरह क्लाइव ने इसका सामना किया फ्रांसीसियों का। और यहां पर फ्रांसीसी अपने घुटने टिकाने को मजबूर हो गए, अर्काट को जीत नहीं पाए। और फाइनली क्या बोलेंगे, दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसको हम बोलते हैं पांडिचेरी की संधि, कि ठीक है इस वॉर को खत्म कर। तो कौन उभर के आया इस समय पर? आपका क्लाइव। और यही वो समय है 1754 का। तो क्या बोलेंगे यहां पर, एक संधि लिखना, दूसरे कर्नाटक युद्ध। दूसरे कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला? ये सब घटनाएं चलती रहीं 5 वर्षों तक, 1749 से 54 की समाप्ति। समाप्ति पांडिचेरी संधि, पांडिचेरी संधि से हुई, पांडिचेरी संधि से हुई। सेकेंड कर्नाटक वॉर, वॉर वाज एंड्स विद पांडिचेरी, पांडिचेरी ट्रीटी, पांडिचेरी ट्रीटी इन 1754। तो जब ये 53 दिन तक, मैंने कहा क्लाइव कितने दिन तक घेरा डाले रहा? 53 दिन तक। तो चंदा साहब जो था आपका वो भाग गया यहाँ से। अंग्रेजों ने क्या किया, चंदा साहब को ढूंढा और चंदा साहब को मार दिया जान से। तो फ्रांसीसी तो चंदा साहब के सहारे थे ना, आया ना, यस और नो? तो आप कहेंगे हाँ जी। तो यहाँ पर अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो गया। आपका दूसरे कर्नाटक युद्ध, अब से पहले कौन थे? फ्रांसीसी हर फ्रंट पर अंग्रेजों को हरा रहे थे। तो यहीं पर एक घटना घटी कि क्लाइव ने जो अर्काट का घेरा डाला उसने कामयाबी दिलाई, और उसके बाद में ये लोग मजबूर हो गए पांडिचेरी की संधि करने को। क्योंकि ये ऐसा समय था कि फ्रांसीसी कंपनी ने डुप्ले को वापस बुला लिया। डुप्ले पर क्या आरोप लगे? अब देखो, जब से तो आदमी कामयाब करता आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति, तब से तो मजबूत बनाता आ रहा है। जैसे आपने कहावत भी सुनी होगी कि आप किसी के साथ में 1000 अच्छाइयाँ कर लो और आप एक मतलब उसके साथ कोई गलती बस आपसे कुछ हो जाए,
तो फिर व्यक्ति किसको याद रखेगा? उस गलती पर ज़्यादा प्रसन्न चिन्ह। वो आपकी 1000 अच्छी चीज़ों को भूल जाएगा। जैसे दुनिया में रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? दुनिया में रिश्तों में, रिश्ते का मतलब ये है ना, उसमें बहुत सारी अच्छाई रही होंगी। भाई बहन का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, क्यों बिगड़ता है? तो उसके बिगड़ने का कारण ये है कि हम अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारे बीच में। अगर हम अच्छी चीज़ों को याद कर ले कि हमारे इतने लंबे समय के रिश्ते में अच्छी चीज़ें क्या रही हैं, तो रिश्ता कभी खराब ही ना हो। लेकिन रिश्ते के खराब होने का कारण क्या है कि एक गलत चीज़ हावी हो जाती है। यही डुप्ले के साथ हुआ। फ्रांसीसी कंपनी ने कहा चाहते तुम उल्टे आओ, तुमने सारा फ्रांसीसी पैसा युद्धों में खर्च कर दिया और फाइनली तुम जीत भी नहीं पाए, और साथ में उसकी रिपोर्ट्स भी बहुत खराब गई हुई थी यहाँ से। बोले जी बहुत लग्जरी गाड़ी में घूमता है। अब बोला यार मैंने ही तो बिजनेस करके तुमको इतना स्टेबल बनाया, मेरी वजह से ही तो फ्रांसीसी इतने मजबूत हुए। अगर मैंने थोड़ा शौक कर लिया तो इसमें क्या दिक्कत है? और मैंने तुमको हर एंड पे जिताया है। उन्होंने कहा नहीं तुम वापस आओ, तुम्हारी दलीलें नहीं चलेंगी। उसको वापस बुला लिया गया और उसकी जगह एक गवर्नर भेजा गया, गोडेहू। वो गोडेहू नाम से ही लग रहा होगा तुमको, एकदम से गोडू गधा आदमी है वो। उसने आते ही ये ट्रीटी साइन कर ली। उसने बोला कोई लड़ाई वड़ाई नहीं चाहिए भैया। इतने लंबे संघर्ष को आते ही उसने एकदम से ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक छोटी सी चीज नोट करनी होगी आपको। डुप्ले को डुप्ले को इस हार का कारण बताते हुए 1754 में वापस बुला लिया गया। वापस बुला लिया गया और यही फ्रांसीसियों का अंत है, डुप्ले का वापस जाना ही। डुप्ले को 1754 में वापस बुला लिया और उसकी जगह, एंड एट हिज प्लेस, उसकी जगह गोडेहू, गधे को, गोडेहू को गवर्नर बनाया। गोडेहू को, सॉरी, जगह क्या किया? गोडेहू को गवर्नर गवर्नर बनाया। तब की बात है ये 1754 की। अब भैया यहाँ के बाद तो जैसे ही अंग्रेजों को ये दिखा कि अब तो फ्रांसीसी बैकफुट पर जा रहे हैं, तो फ्रांसीसियों ने इसी समय पर आपका, फ्रांसीसी बैकफुट पर जा रही है, इसी समय पर अंग्रेजों ने इनके चंद्रनगर को 1757 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर की बस्तियों को कब छीन लिया था। नोट करना इस बात को। 1757 में